खुदा, नाम मोहम्मद सल्ले अला। आया है यौमे तकबीर, आया है यौमे तकबीर, आया है यौमे तकबीर, अमन के ख्वाबों की ताबीर, कौम ने अपने हाथ से लिखी आज के दिन अपनी तकदीर। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने आज 25 साल मुकम्मल हो गए। 28 मई का दिन हर साल यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। इस साल ये दिन खसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि रवां साल पाकिस्तान की जौहरी ताकत बनने की सिल्वर जुबली की तकरीबात का साल है। यौम तकबीर वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बनकर उभरा। 28 मई 1998 एक तारीखी दिन था जब साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 जौहरी धमाके करके न सिर्फ पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया बल्कि सारी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शबखून नहीं मार सकता। यौम तकबीर हर साल कौमी जोशो जज्बे के तहत अज़्मो इस्तक़लाल और अहदो पैमा के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर पे बड़ा फख्र है कि उन्होंने बड़ी दलेरी का सबूत दिया है और उन्होंने किसी किस्म की डरपोकी या दुनिया की बड़ी ताकतों से वो डरे नहीं है। उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी होने का पूरा सबूत दिया है और अवाम का इसरार पर यह बड़ा अच्छा बड़ा कारनामा किया। भारत का जंगी जुनून हमेशा से जनूबी एशिया के लिए खतरा रहा है, लिहाजा खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए भी पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात नागुज़ीर थे। Pakistan has been obliged to exercise the nuclear option due to weaponization of India's nuclear program. This has led to the collapse of the existential deterrence and had radically altered the strategic balance in our region. This is a weapon of peace. It is a peace guarantor. It has given peace to Europe. It has given peace to other places. It will give peace to us. तारीखी हकाइक गवाह हैं कि भारत ने पहले एटमी धमाके करके पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो भी जौहरी धमाके करे। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और उसका एटमी प्रोग्राम हमेशा से पुरअमन मकासद के लिए था, है और रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, रूखी सूखी खाएंगे एटम बम बनाएंगे, ये नारा हमने सुना, फिर इसको हकीकत का रूप धारते हुए भी देखा। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान जब एटमी कुव्वत बना तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में भी कुछ तफसीलात देखी, दुनिया का 7वां और आलम इस्लाम का पहला एटमी ताकत हासिल कर लेने वाला मुल्क पाकिस्तान। उस वक्त की क्या सूरत हाल थी? आज इस प्रोग्राम में कुछ थोड़ी सी पुरानी यादें जो है वो मैं कोशिश करूंगी कि हम यहाँ पर ताज़ा करें, उन पर बात करें। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उस वक्त की उनका क्या रद्द अमल था, किस तरीके से उन्होंने रिसीव किया पाकिस्तान जब एटमी कुव्वत हासिल करने में कामयाब हो गया, क्या मुश्किलात थी जिसका एज अ मुल्क एज अ कंट्री हमें उस वक्त सामना करना पड़ा, उस पर भी बात करेंगे। और किस तरीके से जो उस वक्त की क़यादत थी, सियासी क़यादत थी, जो उस वक्त की अस्करी क़यादत थी, वो नंबर आजमा हुई, उस सारी सूरत हाल के साथ उस पर भी बात करेंगे। आज जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स जो है वो तब्दील हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके अंदर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों के अंदर शिद्दत आ गई है, कुछ चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो गई हैं एज अ कंट्री। आज जब हम बात करेंगे 25 साल के बाद, जैसे कि आपको हमने रिपोर्ट में बताया कि हम जो है वो 25 साल तकरीबात भी मना रहे हैं आज यौम तकबीर की, तो इस पर भी बात करेंगे कि 25 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं, इसकी क्या वो जो उस वक्त की अहमियत थी आज भी उसी तरह बरकरार है। आज की डायनामिक्स में और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान फिगर आउट करता है एज अ न्यूक्लियर पावर, हमारी क्या अहमियत है, ये सभी वो सवालात हैं जो मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उनके सामने हम रखेंगे। इस्लामाबाद सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, हाफिज ताहिर खलील साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए आज के बहुत अहम दिन पे बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर हैं दुनिया न्यूज़ के सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के दिफाई तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट है डॉक्टर मारिया सुल्तान ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मारिया आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं सलमान गनी साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा, मैं आप सभी से कहूंगी कि वो जो उस वक्त की एक फीलिंग्स थी, एहसासात थे, क्या हम ये धमाका करेंगे नहीं करेंगे, और फिर भारत ने जब धमाके कर दिए 5 धमाके, तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो क्या उस वक्त माहौल था, क्या फीलिंग्स थी? शुक्रिया यशफीन। 11 मई 1998 को जब भारत ने एटमी धमाके किए
तो ये दरअसल मैसेज था पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि भारत अपनी एक इलाकाई बालादस्ती कायम करना चाहता था और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उज़्बेकिस्तान में वहाँ के दारुल हुकूमत में अपने एक विजिट पे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब को जब बताया गया है कि इंडिया ने एटमी धमाके किए हैं तो उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो जनरल जहांगीर करामत थे उनको फ़ोन किया और उन्हें बताया कि हमें अब इसका जवाब देना है और आप अपनी तैयारी शुरू करें। देखिए, आपने एहसास और जज्बात की बात की है। पहले तो मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगा पाकिस्तानी कौम को और आपके नाजरीन को कि ये यौम तकबीर जो है ये सिर्फ यौम तकबीर नहीं है, यौम अज़्म भी है, यौम वफा भी है, यौम यकजहती भी है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के दिफा के साथ और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के साथ। इसलिए कि जब से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बने यशवीन उस दिन के बाद से भारत को कभी जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान पर वो बुरी नजर डाले। मुझे याद पड़ता है कि 1998 में एटमी धमाकों से पहले हर चौथे दिन बाद ये वाघा बॉर्डर पे आके खड़े होते थे और जब आपने एटमी धमाके कर दिए तो हम दिफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच गए थे और दुनिया को हमने बता दिया था कि पाकिस्तान के लिए अपनी बका और सलामती सबसे अहम है और हमारा ये प्रोग्राम एक पुरअमन प्रोग्राम है और भारत को भी कान हो गए थे। लेकिन भारत ये समझता था कि वो पाकिस्तान को उसी तरह डील करेगा जिस तरह श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपनी बका और सलामती बड़ी अहम थी और हमने एक मुश्किल सूरत हाल के अंदर, मैं थोड़ा सा ना इसका पस मंजर बताना जरूरी समझता हूं कि 1974 में इन्होंने सबसे पहले राजस्थान के अंदर एटमी तजर्बा किया तो यशवीन डॉक्टर कदीर खान जो जर्मनी में थे उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ये एटमी तजर्बा दरअसल हमारे लिए एक मैसेज है और क्या हमारे पास ऐसी अहलियत और सलाहियत नहीं है कि हम ये काम कर सकें। तो जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम ने उन्हें फौरी तौर पे इस्लामाबाद बुलाया और मीटिंग के बाद उन्हें गो हेड दे दिया। और मैं ये भी बताता चलूं कि जहां पर इस प्रोग्राम की बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी वहां पर इसका क्रेडिट गुलाम इसहाक खान को भी जाता है और 1984-85 में ये पाया तकमील को पहुंच चुका था जनरल ज़िया-उल हक के दौर में। लेकिन ये क्रेडिट देखें, कुदरत बाज़ औक़ात क्रेडिट देती है और ये क्रेडिट आया नवाज शरीफ साहब के पास कि जब इंडिया ने धमाके किए। और मैं हमेशा कहता हूं कि सियासी लीडरशिप जो होती है वो मसलियतों से बालातर होकर बात करती है। बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये भी बताता चलूं कि जब हमने एटमी धमाके करने थे तो एक कौमी फजा पाकिस्तान में पैदा करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू किया था। और मुझे याद पड़ता है कि जब मुझे उनकी कॉल आई, मैं नवाई वक्त का चीफ रिपोर्टर था, तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि हमें धमाके करने चाहिए। तो यशवीन मैंने उन्हें जवाब में कहा कि जो मैं जिस शख्स से मुखातब हूं मैं जानता हूं कि वो इस हवाले से बड़ा यकसू है, इसलिए कि कराची से लेकर खैबर तक एक पाकिस्तानियत का जज्बा था। और जब बात भारत की और भारत की तरफ से जारहाना अज़ाइम हो तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा और वलवला दीदनी होता है। और नवाज शरीफ साहब ने फजा तारी की और हमें यह भी बताना चाहिए कि उस वक्त कुछ लोग मसलतन ये चाहते थे, चूंकि बार बार आलमी फोर्सेस और खास तौर पे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव था। अच्छा सलमान साहब, ये जो दबाव वाला एस्पेक्ट है ये तो मैं तफसील से बल्कि बात करेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल इस पे तफसील से बात करेंगे कि क्या उस वक्त का माहौल था, खास तौर पे जब हम इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसके हवाले से बात करते हैं। मैं तारिक खलील साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, किस तरह से आप याद करते हैं इस दिन को जो मैंने जी यशवीन, ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रोशन और तारीखी और यादगार दिन है 28 मई का जी। और ये दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान दोनों के लिए एक रोमांस की हैसियत रखता है, जिसको हासिल करने के लिए पाकिस्तानी कौम ने अपना तन मन धन कुर्बान किया और हर किस्म का इंटरनेशनल प्रेशर, हर किस्म की तरगीब, हर किस्म के लालच को मुस्तरद किया और कौम जो है वो इस जौहरी प्रोग्राम की हमायत में एक चट्टान की तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक हुई। मुझे याद है कि 11 मई जिसका जिक्र किया है अभी सलमान गनी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ मैं भी उस विज़िट में शामिल था। काज़ाकिस्तान का विज़िट था ये,
और उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद भी थे और वज़ीर ख़ारजा गौहर अय्यूब भी शामिल थे उस विज़िट में। तो 11 मई को जब हमें ये इत्तला मिली कि इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए हैं, तो 12 मई को हमारी वापसी का प्रोग्राम था, प्राइम मिनिस्टर की वापसी का प्रोग्राम था। तो प्राइम मिनिस्टर उस रोज़ उनकी वापसी में ताख़ीर हो गई और 3 घंटे तक वो वहाँ से टेलीफोन कॉल्स वगैरह करते रहे, कुछ मुशावरत करते रहे। तो उसके बाद 12 मई को एक कैबिनेट मीटिंग हुई, हंगामी तौर पर बुलाई गई थी, और उस कैबिनेट मीटिंग में ये मसला रखा गया कि इंडिया के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो कैबिनेट मीटिंग ने एक उसमें सिवाय 4 वज़ीरों के, बाकी नाम को छोड़िए, लेकिन पूरी कैबिनेट जो है मुत्तफिक थी कि हमें भारत का जवाब जो है देना चाहिए, वरना पूरी कौम हमारे खिलाफ हो जाएगी। ये एक मुत्तफिका आवाज़ थी कैबिनेट की। और 12 मई को डिफेंस कमेटी, नेशनल डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर ने प्रिजाइड किया। उसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराह, सियासी और अस्करी क़यादत ने इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया, और हम वो भी देखा कि भाई कि इसके क्या क्या असरात और क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद दिफाई कमेटी ने भी फैसला किया कि हमें गो अहेड का जब सिग्नल मिला कि हमें जाना चाहिए एटमी धमाके की तरफ। और 13 मई के बाद फिर कैबिनेट की एक और मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला किया गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुशावरत करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए वज़रा की कमेटियाँ कायम की, और वज़रा की कमेटियों के ज़रिए एक तवील मुशावरती सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें एकेडमियाँ भी थी, जिसमें पॉलिटिशियन भी थे, उसमें एडिटर्स भी थे, उसमें वकला भी थे। तमाम लोगों से मुशावरत हुई कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे याद है कि वज़ीर ख़ारजा गौहर अय्यूब खान मिले थे बेनज़ीर मोहतरमा से कराची में जाकर, और उनसे जब वापसी में हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या हमें एटमी धमाका करना चाहिए, तो उन्होंने फिर उल्टा ये जवाब दिया कि आप लोग अभी तक ये सोच ही रहे हैं कि भाई एटमी धमाका करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जाएं आप एटमी धमाका करें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। लगी थी कि मुशावरत, अभी सलमान साहब ने भी कहा, मुशावरत के पीछे बैकग्राउंड इंटरनेशनल प्रेशर को डील कैसे किया जाएगा। उसी वक्त ये हुआ था कि अमेरिका की तरफ से कॉल शुरू हो गई थी, और 16 मई को ये सिलसिला एक तवील चल रहा है। 16 मई को अमेरिका के नायब वजीर खारजा स्टोप टालबोट आए हैं यहाँ पर, और उनके साथ जनरल जैनी भी थे। उनकी मुलाकात हुई है सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से, और उस नहीं वजीर खारजा से उनकी फॉरेन ऑफिस में मीटिंग हुई है, और ये बड़ी तल्ख मीटिंग थी। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको नेस्तो नाबूद कर देंगे अगर आपने एटमी प्रोग्राम की तरफ गए और एटमी धमाका किया। पाकिस्तान के पास बड़ा एक वैलिड जवाब था कि हम जब तक कन्वेंशनल वेपन्स पर इन्हिसार कर रहे थे, हमारा मुल्क 71 में 2 लाख हो चुका था, और उससे पहले 65 की वॉर मुसल्लत की गई, 48 की 3 जंगें हम लड़ चुके थे, और 3 जंगों से हमें बहुत नुकसान हुआ था। हम पाकिस्तान, अब जबकि इंडिया ने एटमी धमाका करके इस खित्ते में दहशत फैला दी है, एटमी दहशत, और छोटे मुल्कों के लिए उनकी सिक्योरिटी का एक फिक्रमंद हो गए हैं, तो पाकिस्तान अपनी सलामती को यकीनी बनाएगा, हम एटमी धमाका जरूर करेंगे। उस पर बड़ी तलखी हो गई थी उनकी अमेरिकी डेलीगेशन के साथ, और तो उसके बाद नेशनल कंसेंसस इसलिए क्रिएट करना, ये उनको कन्वे कर दिया गया था कि पाकिस्तान जो है वो एटमी धमाका करेगा, और हम जो हैं वो उन्होंने कहा जी हम इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर देंगे। वो एक बड़ी डिटेल दास्तान है। उस पर बात करेंगे, बिल्कुल करते हैं अभी। बल्कि आपने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा अपनी गुफ्तगू में कि रोमांस है कौम का इस दिन के साथ भी और इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ भी। मैं मारिया सुल्तान साहिबा को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। मारिया, किस तरीके से देखती हैं आप जो आज का दिन है उसकी अहमियत को? मैं माजी में भी आपको थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को लेके जाइए कि उस दिन की अहमियत, उस दिन के हवाले से, और फिर साथ ही साथ ये कमेंट भी कीजिएगा कि खित्ते के अंदर जो अभी ताहिर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे थे, इन धमाकों के बाद आप समझती हैं कि वो जो एक बैलेंस है, एक तवाजुन है, वो हम कायम करने में कामयाब हुए? मारिया सुल्तान, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, थैंक यू यशवीन जी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस खित्ते के अंदर एटमी तवाज़ुन को कायम रखा है, लेकिन इसकी बदौलत पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ी जंग ना हिंदुस्तान आयद कर सका और ना ही कोई और गैर रवायती जो हमारे दुश्मन हैं, जो इस इलाके में रहे हैं, वो कायम कर सके। हाँ। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को बावजूद इसके कि आपने देखा कि बैन अक़वामी सतह के ऊपर बड़ी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को जो मॉडल इल्ज़ाम ठहराया जाए दहशतगर्दी के जुमरे में या किसी और चीज़ पर, कोई बड़ी जंग पाकिस्तान की तरह दिखेली जा सकती है और ना ही पाकिस्तान में आयद। ये इस बात की काफी करती कि आपके एटमी तवाज़ुन ने जो आपने 1998 में कायम किया, उसने एक बुनियादी किरदार अदा किया है इस खित्ते के अंदर ताकत तवाज़ुन को कायम रखने में।
और अभी सबसे बड़ा जो मसला है वो पाकिस्तान को एक तरह से मैशी तौर के ऊपर या किसी और तरीके से अगर वो तंग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, तो उसके अंदर सबसे बड़ी ताकत आपकी एटमी ताकत है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे वैसे अगर मैं मारिया की ऑडियो फिक्स करने के लिए कह दूं प्रोड्यूसर साहब से, फिर अगला सवाल कर लूंगी। मैं बहुत ठीक से उनको सुन भी नहीं पाई इतनी देर में। मैं सलमान गनी साहब से बात कर लेती हूँ। सलमान गनी साहब, सर ये जो आप अपनी गुफ्तगू में बल्कि कह भी रहे थे, मैंने आपको वहीं पर रोका कि ये जो एक नारा उस वक्त लगाने की जरूरत पड़ी, उससे पहले भी, बल्कि जब ये प्रोग्राम शुरू के फेजेस में था, इनिशियल फेजेस में था कि हम रूखी सूखी खाएंगे लेकिन ये हम करेंगे, एटम बम हम बनाएंगे। खित्ते में जो ताकत का तवाजुन है ये उसको बरकरार रखने के लिए जरूरी था, क्या मैसेज देने के लिए जरूरी था, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का उस वक्त क्या रिएक्शन था? देखें यशफिन, पहले तो मेरे भाई हाफिज ताहिर खलील साहब वो कैबिनेट मीटिंग की जो हवाला दे रहे थे, मेरा ख्याल मेरी वो इस बात की भी तईद करेंगे कि इसमें कोई दो आरा नहीं कि वहाँ पर भी जो बात डिस्कशन हुई थी उसमें कुछ लोग जनाब नवाज शरीफ को ये मशवरा देते नज़र आ रहे थे कि हमारी मुआशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम एटमी धमाके करें, और अगर इंटरनेशनली हमें इमदाद दे दी जाती है तो ये बेहतर रहेगी। एक वजीर ऐसा था, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये आपके नाज़रीन को पता चलना चाहिए, जो पाकिस्तान से दौड़ गया था 28 जून को। जी वो थे जनाब शेख रशीद, जिन्होंने कहा था कि जी मैं तो जब एटमी धमाके का फैसला हो गया मैं पाकिस्तान से चला गया कि कोई अपसेट ना हो। लेकिन यशवीन, सबसे अहम बात यह है कि उस वक्त की लीडरशिप जो थी वो बड़ी यकसू थी, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ये समझते थे कि इंडिया को एक जवाब जाना जरूरी है, और पाकिस्तानी कौम की ताईद उन्हें हासिल थी, कौम के अंदर कोई तफरीक नहीं थी। और जो लोग मियाँ साहब को ये मशवरा भी दे रहे थे कोई बदनीति की बुनियाद पे नहीं था। और 5 टेलीफोन कॉल आई, आखिरी टेलीफोन कॉल 27 जून को आई नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट क्लिंटन की, और मुझे याद है कि उनका फिक्रा जो मैंने अखबार में रिपोर्ट किया हुआ पढ़ा, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट क्लिंटन से कि जनाब सदर मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ लेकिन मुझे अपने मुल्क की बका और सलामती बहुत ज्यादा अजीज है और हम फैसला वही करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा। अभी हाफिज साहब ने जब बेनजीर भुट्टो साहबा की बात की है तो एक क्रेडिट बेनजीर भुट्टो साहबा को भी है। देखिए, हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को उनका ड्यू क्रेडिट नहीं देते कि पाकिस्तान का मेजाइजम में बेनजीर भुट्टो साहबा का बड़ा बुनियादी रोल है। और आज अगर हम सुख की नींद सो रहे हैं उसमें एक बड़ी वजह पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना है, तो दूसरी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है जिन्होंने उसकी हिफाजत की एक बुनियादी जिम्मेदारी ले रखी है। देखिए यशवीन, जब हम न्यूक्लियर पावर होने की बात करते हैं और उसके एक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो भारत जैसा दुश्मन जहां पर हो ना वहां पर अलर्ट रहना जरूरी होता है। लेकिन ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की वजह है कि उसको पाकिस्तान पर दोबारा जारियत की जरूरत नहीं हुई। उन्होंने 2019 के अंदर 27 फरवरी को एक शरारत करने की कोशिश की थी बालाकोट के मुकाम पे, और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऐसा जवाब दिया था कि दुनिया के अंदर उसकी बेचारगी देखने वाली थी। और न्यूक्लियर हमारी जो पावर है इसकी सबसे अहम बात यह है कि हम दिफाई एतबार से यशवीन खुद निसारी की मंजिल पे पहुंचे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जब हम बड़े जोशो खरोश से यौम तकबीर मना रहे तो आज की असल जरूरत यह है कि हमने मुआशी हवाले से भी खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच रहे हैं, और मुआशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें सी पैक को नतीजा खेज बनाना है। इसलिए कि सी पैक पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से एक बुनियादी अहमियत और हैसियत रखता है, और पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन हमारे साथ खड़ा है। चीन ने मुश्किल सूरत हाल के अंदर, आपको याद होगा कि कुछ रोज पहले उनके वजीर खारजा पाकिस्तान आए थे, और हमारी इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में चीन के वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में खड़े होकर एक बड़ा वाज़ेह ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रही है। लेकिन अलबत्ता एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो इससे पहले कभी चीन के जिम्मेदार ने नहीं कही थी, वो सियासी इस्तेहकाम की बात थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, और यशवीन मैं समझता हूं कि हमें एक मुआशी ताकत बनने के लिए वाकईतन पाकिस्तान के अंदर एक यकसुई और संजीदगी की जरूरत है पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के हवाले से। और मैं जो नई सूरत हाल बन रही है आलमी सतह पर और इलाकाई सतह पर, मैं समझता हूं कि इलाकाई सतह पर पाकिस्तान की एक अहमियत और हैसियत बढ़ी है,
और उसमें बड़ी वजह सी पैक है। लिहाजा सी पैक को उसकी स्पिरिट के मुताबिक पाया तकमील पर पहुंचाकर बिल्कुल, और जैसे आपने कहा ताकत भी बनेंगे और पाकिस्तान के मकासद की तकमील होगी और आज का पाकिस्तान कायद-ए-आज़म और इकबाल का पाकिस्तान बनेगा। बिल्कुल, और आपने जैसे कहा, दुरुस्त कहा कि सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम और अदरवाइज जो सिक्योरिटी होती है खित्ते में एक मुल्क की, वो सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। ये सब, इन सब चीजों को इन आइसोलेशन नहीं देखा जा सकता। मारिया सुल्तान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जश्विन, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी अच्छा मारिया, थोड़ा सा हम जो मुश्किलात हैं या हार्डशिप्स हैं उनकी तो बात कर ही रहे हैं और करते भी हैं, थोड़ा सा उस टाइम के हवाले से मैं चाहती हूँ हम ये भी बात करें आप लोगों से कि क्या कोई ऐसे दोस्त ममालिक भी थे, कोई ऐसे इस्लामी ममालिक भी थे जिन्होंने खैर मकदम किया हो, जिन्होंने हेल्प की हो, या कोई ऐसा काबिल जिक्र किरदार अदा किया हो उस सारे फेज में पाकिस्तान की सपोर्ट में? देखिए, वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन उस वक्त जो है ममालिक जिन्होंने असूली फैसला किया और जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव के अंदर किरदार नहीं बने, उसके अंदर चीन था, उसके अंदर सऊदी अरेबिया था, ये वो ममालिक थे जो आपके साथ उस पर खड़े रहे। बावजूद इसके कि उसमें बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने भी असूली मौका को अख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से माशी तक दस्ती पाकिस्तान पे आयद की जाएगी, पाकिस्तान को सैंक्शंस का जो है एक सामना करना पड़ सकता। सामना तो आपने किया स्ट्रोक अल्बर्ट के बाद, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो आप पे उतना नहीं आ सका, क्योंकि जो आपकी सपोर्ट थी वो उसी तरह कायम थी। यानी ये ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने आपको अपने मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा, क्योंकि जाहिर है उस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला यही था कि जब हम ये धमाके करेंगे तो उसके बाद फौरी तौर पर इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारे पे माशी जो है ना तंग दस्ती हमारे पे डालने की कोशिश करेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल से जिसमें हमें नहीं भूलना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा किरदार था, वो पाकिस्तानी जो एक्सपैट कम्युनिटी है उनका था। यानी कि उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के लिए दिल खोल के अतियात उस वक्त भेजे, बल्कि उस वक्त जो रेमिटेंस थी वो पाकिस्तान भेजी। अच्छा हम बात करते हैं ना सिक्योरिटी के अंदर, खित्ते के अंदर बैलेंस का, जो एक ताकत का एक तवाजुन है उसको बरकरार रखने का, वो तो शायद हमने उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया, लेकिन आज तक भी मैं समझती हूँ कि भारत को जहाँ मौका मिलता है पाकिस्तान को दहशतगर्द लेबल करने की कोशिश, पाकिस्तान के अंदर से जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोजेक्ट करने की इंटरनेशनली एक कोशिश, क्या आज तक भी वो उस तवाजुन को बिगाड़ के दोबारा किसी तरीके से हम पे बात डालकर जब वो डालने की कोशिश करते हैं तो क्या उसके पीछे मकसद यही होता है कि हमारे एटमी प्रोग्राम को हिट किया जाए? देखिए यशविन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है दुनिया के लिए, बिलखसूस हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वो इस खत्ते के अंदर इलाकाई बालादस्ती हासिल नहीं कर सकता जब तक कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत रहता है, और आज एटमी रियासत की बदौलत इस खत्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम रखता है। इसके अलावा अगर आप देख लें 1998 से अब तक, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान ने बारहा कोशिश की, बारहा उसके जो है बैन अवी अलायंसेस बने बाशमूल अमेरिका के साथ, इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान के ऊपर एक जो है जंग आयद नहीं कर सका, एक बड़े सतह की जंग आयद नहीं कर सका। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक तरफ, गैर रवायती जंगें एक तरफ, लेकिन ये बात तय है कि बालाकोट के बाद 2019 में जहाँ उन्होंने अपनी एटमी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रिंक्समैनशिप का जो है पाकिस्तान के साथ मुजाहरा किया, उसके बावजूद वो पाकिस्तान पर एक बड़ी जंग आयद नहीं कर सकी, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जो आप कह रही हैं कि वो आपके एटमी प्रोग्राम के पीछे हैं, और इस वक्त भी भरपूर कोशिश यही है कि किसी तरह पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर जो है किसी किस्म का जो है बैन अवी सतह के ऊपर वो मोमेंटम गेन कर सकें। लेकिन क्योंकि आपकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी मैकेनिज्म हैं, जो आपकी अभी तक जो काविशें हैं एटमी प्रोग्राम की 1998 के बाद, जो आपने मुख्तलिफ तरीके से नेशनल कमांड अथॉरिटी बनाई है, स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है, उन तमाम चीज़ों की जो बाकायदगी और फिर बैन अवी सतह पर एक्सेप्टेंस की वजह से ये बात वाज़ेह है कि ये मुमकिन नहीं रहा हिंदुस्तान के लिए कि पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम पे उस किस्म की कलगन में आ सके। बिल्कुल, वजह है ये कोशिश तो खैर उनकी तरफ से। जी मुकम्मल कर लीजिए आप। जी सॉरी, इनकी यही वजह है कि आज बावजूद इन तमाम कोशिशों के जो अब भी जारी हैं, और जो अमेरिका की तरफ से कैरी ओवर बर्मन बैग्स में भी हैं और बाकी तमाम चीज़ों में भी इस वक्त भी जारी हैं, इन तमाम चीज़ों के बावजूद दुनिया आपके एटमी प्रोग्राम की ना सिर्फ तारीफ करती है, बल्कि उस बात की वाज़े जो है एक तरह से आप कह सकते हैं पैकिंग करती है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बाकी दुनिया की जो एटमी प्रोग्राम हैं बिलखसूस एटमी ताकतों के, उनके शाना बशाना करें। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने विज़ावी इंडिया तो खास तौर पे तारिक साहब मैं समझती हूँ कि बहुत मल्टीपल टाइम्स ये प्रूव किया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल एटमी रियासत है। प्रोवोक तो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स हमें उसके बाद भी करने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ। हम बात करते हैं कि आलमी बरादरी उस वक्त रद्द अमल क्या था, सैंक्शंस, पाबंदियाँ, सख्तियाँ, भारत की तरफ से भी आप लोगों ने मूड को उस वक्त असेस किया था कि मूड वहाँ पर क्या था?
हमने जब एटमी प्रोग्राम, जब हमारे एटमी धमाके हुए वो जो टाइम था फैसला करने का, फैसला साजी के वक्त में बहुत प्रेशर आया पाकिस्तानी क़यादत पर, और ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से कि पाकिस्तान एटमी धमाके न करे। लेकिन पाकिस्तान ने एक जो उसका जवाब था, मुझे याद है कि फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से ब्रीफिंग में, हर ब्रीफिंग में ये बात कही जाती थी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारत एटमी धमाके ना करता तो पाकिस्तान हरगिज़ इस प्रोग्राम की तरफ ना जाता। लेकिन भारत ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान की, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में न सिर्फ ताकत का तवाज़ुन ख़राब किया, बल्कि छोटे मुल्कों की हाकमियत और उनकी सलामती को ख़तरे में डाल दिया है, और उसके सिवा कोई चाराकार नहीं है कि हम एटमी प्रोग्राम अपने शुरू ना करें और उस तरफ ना जाएं। और ये देखें, हमने दुनिया को ये बावर कराया। और उसके बाद जब इक़्तिसादी पाबंदियों का वक्त आया तो कैबिनेट की एक मीटिंग में ये सवाल किया गया कि हमारे फॉरेन रिजर्व कितने हैं। उस वक्त जब एटमी धमाका हुआ था, आपको यशवीन मालूम है कि फॉरेन रिजर्व क्या थे? $900 मिलियन। ये वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अज़ीज़ साहब ने कैबिनेट को बताया। उस पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आप इसकी बात ना करें, ये तो बैंकों में रखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप सिफर पर हैं। उसी वक्त डिसाइड हुआ एटमी धमाकों के बाद, और प्राइम मिनिस्टर गए हैं कुवैत। उन्होंने कुवैत का दौरा किया और उसके बाद सऊदी अरब गए, और पाकिस्तान की इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद हो चुकी थीं। उन पाबंदियों के असलात की वजह से उसको ज़ायल करने के लिए सबसे पहले खलीजी मुल्कों ने पाकिस्तान के साथ ताउन किया। उनमें कुवैत भी शामिल था, उसमें सऊदी अरब भी शामिल था, उसमें लीबिया भी शामिल था, और दीगर ममालिक भी शामिल थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि पाकिस्तान की सलामती जो है वो इस्लामी मुल्कों की बका है। और क्योंकि पाकिस्तान जो है इस्लामी मुल्कों का सफ़े अव्वल का ऐसा मुल्क है जो दिफाई तौर पर अगर कमज़ोर हुआ तो उससे आलम इस्लाम की कमज़ोरी जो है वो ज़ाहिर होती है। तो इसलिए पाकिस्तान के दिफा को आलम इस्लाम का दिफा करार दिया गया, और यही वजह थी कि न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि दुनिया भर में जो इस्लामी फैले हुए इस्लामी बिरादरी है, उसने पाकिस्तान के साथ उस मुश्किलात पर काबू पाने में बड़ा ताउन किया। और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपना फ़ंड जो है, जो उनकी पस अंदाज रकूम थी, वो पाकिस्तान भेजी ताकि पाकिस्तान जो है इन मुश्किलात पर काबू पा ले। पाकिस्तान ने, देखें, ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है और एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आस्पेक्ट है कि पाकिस्तानी कौम ने अपनी दिलेराना अंदाज में अपने इत्तेहाद और इत्तफाक के ज़रिए इन तमाम मसाइल और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए अपना भरपूर ताउन पेश किया हुकूमत को, और पूरी कौम जो है हुकूमत के साथ जौहरी प्रोग्राम के हक़ में खड़ी हो गई। और ये दिन फिर 28 मई का दिन जो है बड़ा यादगार दिन बन गया, और ये पाकिस्तानी तारीख़ के लिए जब भी ये दिन आता है, ठीक कहा सलमान गनी साहब ने कि यौम वफ़ा भी है, और ये पाकिस्तान के यौम अज़्म भी है। और ये दिन जब आया था मुझे याद है कि उसके लिए एक मुकाबला हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि भाई कि 28 मई को जब एटमी धमाके हुए थे तो हम उस दिन को क्या कहेंगे। तो बिल्कुल नाम का उसके क्या नाम दिया जाए, और ये नाम जो है वो मुजीबुर रहमान शामी साहब की तरफ से आया था, यौम तकबीर। आज वैसे उन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन करना था पर नहीं कर सके किसी वजह से। ये बिल्कुल सही बात है। ये रिकॉर्ड की बात है। एक बड़ा यादगार दिन है अहले पाकिस्तान की। जब भी ये दिन सामने आता है तो पाकिस्तान की जफाकशी, पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर होने का एक तस्वुर जो है वो अहले पाकिस्तान को एक नया जज्बा अता करता है। इसमें तो कि आज पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है, और दुनिया की कोई ताकत जो है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मुसलमान। मुझे ऐसा लगता है ये दिन जब भी आता है तो आप वो जो एक एहसास है वो अपने साथ लेकर आता है कि आप वो जो फ़ख्र का एहसास है। ये देखें ना, ये दिन जो है ये हमारी ज़िंदगी का दिन है, हमें एक नई तवानाई अता करता है, हमें एक नया जज्बा अता करता है, और ये वो जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की एक लगन और आगे बढ़ने की एक जुस्तजू देता है। और ये अहले पाकिस्तान की ज़िंदगी का दिन है और पाकिस्तान को आगे ले जाने का दिन है। और ये दिन यकीनन जब भी आएगा यौम तकबीर,
तो अहले पाकिस्तान इस दिन को इसी अज़्म और इसी जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। सलमान गनी साहब, सर तैयारी का जो अमल आपने अपनी पहले जवाब के में जो है वो बात करते हुए कहा था कि वो तो बहुत अरसे से जारी था और मुख्तलिफ फेजेस में उसकी जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है वो मुकम्मल भी किए गए। जब भारत ने एटमी धमाका किया तो आप लोगों की क्या असेसमेंट, आप समझते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से प्रॉम्प्ट जवाब आएगा, 5 के धमाकों के जवाब में जो है वो 6 धमाके कर दिए जाएंगे, और वहां पर आप क्या समझते हैं बॉर्डर के उस पार क्या उस वक्त फीलिंग थी? देखिए यशवीन, मेरा नहीं ख्याल कि भारत ये असेस कर रहा था, और उस वक्त के भारतीय प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी थे और वो अपनी इंतखाबी कैंपेन में वही तर्ज अमल इख्तियार किए हुए थे कि हम आएंगे, हम एटमी धमाका करेंगे। लेकिन पाकिस्तान बड़ी खामोशी से सूरत हाल को वाच कर रहा था। बल्कि मैं आपकी दिलचस्पी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि ये 11 मई 1998 को तो इंडिया ने एटमी धमाके किए, 28 मई को हमने किए, 5 फरवरी को नीला भट्ट के मुकाम पे हाफिज साहब भी बेहतर जानते होंगे, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ एक खिताब किया था, और मुझे याद है कि वो कश्मीर काज से अपनी कमिटमेंट का इजहार करते हुए उन्होंने इंडिया को कहा था कि तुम्हें जिस चीज़ पे नाज है हम उसमें आपसे पीछे नहीं। और मुझे याद है पाकिस्तान के मीडिया में ये बहस शुरू हो गई थी कि नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया था कि हमारे पास वो चीज़ मौजूद है। एक और बात जो 1998 के हालात, मुआशी हालात के हवाले से कही जा रही है, देखिए यशवीन, मुझे याद पड़ता है कि यकीनन हम एक मुश्किल सूरत हाल से 2-4 थे, और फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लगी, और फिर यह भी रिकॉर्ड की बात है कि नवाज शरीफ साहब पे अगर बहुत सारा प्रेशर था तो फिर नवाज शरीफ साहब को घर भी जाना पड़ा। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का हुस्न है, ये उनका क्रेडिट है कि वो इक़्तिदार कंप्रोमाइज करते हैं लेकिन पाकिस्तान की बका और सलामती पे आंच नहीं आने देते। और आज की सूरत हाल में भी आपने देखा कि बाज़ औक़ात शर में से खैर का पहलू निकलता है कि हमारे दुश्मन को तो पाकिस्तान पर बुरी आंख डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी कौमी सियासी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माइंडसेट सरगर्मियां बल रहा पिछले 1 साल से, जिसने पाकिस्तान में एक ऐसी फजा तारी करने की कोशिश की और पाकिस्तान के नौजवानों को तैयार किया कि ये 9 मई के वाक़यात क्या ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? क्या दुश्मन को ये जरूरत हो सकती थी कि वो लाहौर के जना हाउस को आके टारगेट कर दे? मेरा ख्याल हमें इस पर भी बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान की दिफा के हवाले से पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती है, और कौमों की सियासी तारीख उठा के देख लें कि फौजें वही फतह याब होती है जिसके पीछे कौम खड़ी हो। और आज की सूरत हाल में जब हमारी फौज जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता कि हमारे जवान जो है सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ शहादतों की तारीख ना रकम करते हों। और लीडरशिप होती है वो इत्तेहाद और यकजहती पैदा करती है, वो कौमों के अंदर जज्बा और बलबला पैदा करती है, ताकि हमारी फौज जिस भी महाज पे हो वो जो भी करे वो नतीजा खेज हो। मैं समझता हूं कि 9 मई के वाकयात ने पाकिस्तानी कौम को जगा दिया है, और ये पाकिस्तानी कौम के अंदर जो मैं एक चीज देख रहा हूं कि अगर किसी लीडरशिप ने यह समझा कि पाकिस्तान के रियासती इदारों को या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करके वो अपना मजमूम एजेंडा पूरा कर लेगा, तो ये सारी चीज उन्हें उल्ट पड़ी है। और आप देखें कि किस तरह उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार हुई है। और यशवीन, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं कहना जरूरी समझता हूं कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका और खास तौर पे उनके कांग्रेसमैन, उन्हें बड़ी फिक्र है पाकिस्तान की आज की सूरत हाल में। वो एक लीडरशिप, उसके लिए इंसानी हकूक, जमहूरी आज़ादियों की बात करते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर मारिया ने जब बात की, आपने उन्हें सवाल किया कि जी हिंदुस्तान की तरफ से कोई प्रेशर था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बड़ा यकसू हूं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी, इसकी अहमियत और हसीयत जितनी इंडिया जानता है और कोई नहीं जानता। अलबत्ता उस पर असरअंदाज होने के लिए कोशिशें बाज आलमी कुव्वतें हैं। और मैं कुछ दिन पहले का हवाला देना चाहता हूं, ये IMF हम पे बार बार शराइत क्यों लागू करना चाहती है? वजारत खजाना ने अपनी एक रिजर्वेशन दी थी कि जी वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को टारगेट करना चाहते हैं, और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये दरअसल वो कुव्वतें हैं जो इसको हजम नहीं कर पा रही। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर था, है और इंशाल्लाह रहेगा, और पाकिस्तान की बका और सलामती पे कोई आंच आने वाली नहीं है। लेकिन
एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए है, पाकिस्तानी कौम के लिए है, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए है कि जब तक हम न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरह दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पर पहुंचे हैं, जब तक हम माशी हवाले से मजबूत नहीं होंगे, मुस्तहकम नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, उस वक्त तक खतरात मंडलाते रहेंगे। आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती और इत्तेहाद की फजा तारी की जाए, और जो काम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप की है। आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ इशारा किया है, लेकिन ये जो इत्तेहाद पैदा करती है, इंतशार पैदा नहीं करती, खलफशार पैदा नहीं करती, मुल्क को गैर मुस्तहकम नहीं करती। बिल्कुल, ये जो माशी मामले की तरफ आप जिक्र करेंगे, मैं वैसे भी सवाल करना चाह रही थी आप सब लोगों से कि मारिया सुल्तान साहिबा, आप इससे पहले बात कर लेते हैं इस पे कि कौमों की जिंदगी में कुछ वक्त कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां पर आपको वाइडर लेवल के ऊपर जो है वो कंसेंसस क्रिएट करने की जरूरत होती है, मिल के बैठने की जरूरत होती है। अभी यहाँ पर आई डोंट नो इन दोनों जो सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद है, किसी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का जो रिएक्शन था इस मुशावरत के अमल में, वो बताया कि उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आपको फौरी करना चाहिए। उस टाइम की जो लीडरशिप थी वो मुत्तहिद थी इस बात के ऊपर कि ये नीड ऑफ द आवर है, ये करना है। आजकल भी तो हमें इस तरह की इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल इस्तेहकाम की हम बात करें और खास तौर पे अगर हम माशी इस्तेहकाम की बात करें उसको लाने के लिए। शिवेन, आपने बड़ी अहम बात की है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक्टिव प्रोग्राम एक जिंदा मिसाल इस बात की कि जहाँ तसलसल रहा, चाहे आपकी अस्सी लीडरशिप थी, चाहे आपकी सियासी लीडरशिप थी, चाहे आपकी नुक्ता नजर मुख्तलिफ थे, लेकिन एक चीज पे कौम मुत्तहिद थी, वो ये है कि पाकिस्तान के दफा को नाकाबिल तस्कीर बनाना था और पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत हासिल करनी थी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इस वक्त भी कुछ मामलात ऐसे हैं जो आपको सियासत से बालातर होकर देखने होंगे, जिसमें आपके एक तो आपकी दिफा है, उसके बारे में कोई आप बातचीत नहीं कर सकते, दूसरा आईने पाकिस्तान का दिफा है, और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो मईशी दफा है, क्योंकि आप पाकिस्तान को मईशी एतबार से मुस्तहकम नहीं कर सकते अगर हम सब इस बात पर मुत्तफिक नहीं होते कि पाकिस्तान की मईशी जो डायरेक्शन है वो क्या है, और उसके बाद फिर तसलसल कायम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम तसलसल कायम नहीं करते तो फिर जाहिर है एक मामला जो है आपके लिए मुश्किल का सबब बनेगा। फिर उसके अलावा दहशतगर्दी का मसला भी है, एक ऐसी किस्म का मसला है कि जहाँ जब आपने कंसेंसस किया, जब आपने एपीएस के बाद कंसेंसस आपका सामने आया तो आपको कामयाबी हासिल हुई। देखिए, कौमें फैसले करती हैं कौम के हक में, आप कौम को हजूम नहीं बनाते। आप लीडर्स जो हैं उनका बुनियादी काम, चाहे वो सियासी लीडर्स हों या अस्करी लीडर्स, उनका बुनियादी काम, बुनियादी मकसद ये है कि कौम की रहनुमाई करें, कौम की जो मसाइल हैं उनके लिए कोई हल ढूंढें और फिर उसके ऊपर कौम को मुत्तहिद करें। अगर आप कौम के अंदर इंतशार पैदा करते हैं और मुत्तहिद नहीं करते तो फिर आप लीडरशिप का मुजाहरा नहीं करते, फिर आप जातियात की मुत्तहिद करना तो दूर की बात है। मारिया, 9 मई को जो कुछ हुआ, जिस तरीके से, क्योंकि हम ये बात एक कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, हम अभी मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो अस्करी इदारे हैं उनका बड़ा किरदार है। अगर हम बात करें एटमी प्रोग्राम की, अगर हम बात करें इस मुल्क की जनरली सिक्योरिटी और बका की, जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, हमने दुनिया में क्या मैसेज दिया? आपने दुनिया में यही मैसेज दिया कि आप पाकिस्तान के आइन की पासदारी करने के लिए तैयार नहीं है। आप पाकिस्तान की शहरियत को, पाकिस्तान के अदारों को और बिलखसूस अपने मकासद को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए, सियासत एक तरफ, लेकिन रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जब आप इस किस्म की कोई कार्रवाई करते हैं तो आप मुल्क के साथ खजारी करते हैं, आप आईने पाकिस्तान के साथ खजारी करते हैं। तो जब आप पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तानी अफवाज और अदारों के साथ साथ पाकिस्तानी जो आर्म्ड फोर्सेज के अलावा जो पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आप उनको निशाना बनाते हैं, उनको तनकीद को निशाना बनाते हैं, इसलिए नहीं कि वो बेहतर हो, बल्कि इसलिए ताकि उनका मोरल, उनकी तमाम चीजें खत्म हो। तो जाहिर है आप मुश्किलात को छोड़कर आप एक ऐसे सफर पर चलते हैं जिसका इससे पहले आपने कुछ सामना नहीं किया। फिर जिसमें आपने शहादा की तकरीम के बजाय उनकी जो है आपने एक तरह से आप नाकाबिले सोच जो आपने हरकत की, अगर आप उस किस्म के काम करते हैं तो आप बहैसियत कौम अपने आप को बेहतर नहीं करते, अपने लिए आप एक बसाई की जो है बुनियाद रखते हैं। तो ये ऐसी चीजें जिससे आपकी रेड लाइन हैं, और रेड लाइन यही है कि सियासत आप करें, जरूर करें, लेकिन कुछ चीजें रियासत पाकिस्तान के लिए, कुछ चीजें पाकिस्तान की बका के लिए, और वो नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो फिर बहैसियत कौम आप कहाँ करें। इसमें बिल्कुल ठीक बात है। हाफिज साहब, आप किस तरह से सर इसको रिस्पॉन्ड करते हैं? एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, एटमी ताकत है, तो इसका मतलब एक इंडिकेशन है कि फौज भी बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट करना इस तरीके से, जिस तरीके से जो कुछ हमने 9 मई को देखा, इससे पहले है कि हम उस तरफ पढ़ें कि पाकिस्तान के जो आप बात कर रही हैं मसाइल के हल की तरफ, तो मैं बात करना चाहता हूँ कि एटमी प्रोग्राम के साथ जो मुंसलिक है वो है एक फ्लैश पॉइंट भी है।
कि दुनिया इस हकीकत को भी जानती है कि जनूबी एशिया जो है वो इस वक्त एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जहाँ पर एटमी शोला भड़क सकता है मसला कश्मीर की वजह से, जो 75 साल से हल तलब पड़ा हुआ है और इंडिया की हठधर्मी का शिकार है। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के खतरात ख़त्म नहीं होंगे। इस हकीकत को जानती है लेकिन बात यह है कि अभी जब G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, पाकिस्तान ने भरपूर अपनी सफारती डिप्लोमेसी के ज़रिए दुनिया को बावर कराया। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान इस नामुकम्मल जो अनफिनिश्ड एजेंडा है कश्मीर का उसको भी मुकम्मल करने के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर एक नई हिकमत अमली की तरफ बढ़े। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं, देखें दूसरी जानिब कि जब हम कश्मीर के मसले पर मुत्तफिक हैं, जब हम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की जानिब मुत्तहिद हैं, तो हम एक बात पर भी मुत्तफिक हमें इत्तफाक राय करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी से मुंसलिक मसला है वो पाकिस्तान की मईशत का है कि पाकिस्तान की मईशत पर देखें, हमारा ये एक अमूमी इत्तफाक राय है कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो है हल करने के लिए एक पॉलिटिकल ब्रॉड बेस कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब ये तहरीक पेश हुई थी और मियां शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये तहरीक पेश की थी कि आप इस जानिब बढ़ें और मिसाक मईशत ले आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दी और बल्कि ये कहा गया ये NRO लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, उसको पोलिटिसाइज किया। वो जज्बा जो था, देखिए उसके पीछे एक कौमी तहरीक थी कि जब हम मिसाक जमहूरियत कर सकते हैं 2006 में, तो हमें मिसाक मईशत भी करना चाहिए और मिसाक मईशत से जुड़े जो मसाइल हैं जिसमें हमारी वाटर सिक्योरिटी का है, फूड सिक्योरिटी का है, एजुकेशन का मसला है, तो ये मसाइल हमारे मईशत से जुड़े हुए हैं। तो ये उसी वक्त हल हो सकते हैं जब मईशत बेहतर होगी। और यकीनन जो भी आज पाकिस्तान में जो भी बहरानी कैफियत है उसका हल जो है एक ही है कि पॉलिटिकल क़यादत मिलकर बैठे और उसके लिए बेहतरीन फोरम जो है पार्लियामेंट ही है। और पार्लियामेंट जो है इस बारे में मेरे इल्म में है कि जो मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स हैं, नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, उसमें चेयरमैन सेनेट हैं, स्पीकर्स का फोरम जो है मुतहर्रिक है इन दिनों में, और वो पॉलिटिकल लीडर्स के दरमियान कोई एक ब्रॉड बेस कंसेंसस के लिए कम से कम नुकात को पर एक इत्तेफाक राय के लिए कोशां भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई एफर्ट जो है वो कामयाब हो, क्योंकि ताकि ये कूल डाउन होना चाहिए मसला, और ये दर्जा हरारत कम होगा तो हम इलेक्शन की तरफ बढ़ सकेंगे। पार्लियामेंट के इदारे के साथ भी जो कुछ किया गया या कहा गया, ये जो उसको जिस तरीके से ट्रीट किया गया वो भी एक अलग कहानी, किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे, अभी वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया हाफिज ताहिर खलील साहब, आपने वक्त दिया। सलमान गनी साहब, सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आज का बहुत अहम दिन आपने जो है वो वक्त निकाला। डॉक्टर मारिया सुल्तान, थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल्सो। व्यूअर्स, हमने कोशिश की कि कुछ यादें पुरानी ताज़ा करें, फ्यूचर में क्या जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए इस वक्त की सूरत हाल के हिसाब से, उस पर भी बात करें नुक्ता इतराज़ से। आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।